So in this chapter we will discuss what is living, then nomenclature, taxonomy, systematics and taxonomic categories. Okay. In unicellular organism growth and reproduction are synonyms. ठीक है. तो next जो intrinsic growth है ना, वो दो types की है, definite और indefinite. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या कंसिडर किया था, ग्रोथ. अब सेकंड क्या है, रिप्रोडक्शन. अब देखो जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो कौन सा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हैं. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स. So students, have you ever wondered, both rabbit and rock are part of our world, but what makes a rabbit living and the rock non-living? Okay. So today we begin our journey into the first chapter of our biology book, that is the living world. Okay. In this chapter we will explore how or what makes something alive and how a living organism is identified and classified, and how scientists across the world classified the vast diversity of living organisms. Okay, so let's start the chapter. Okay, so in this chapter we will discuss what is living, then nomenclature, taxonomy, systematics and taxonomic categories. Okay, first we have to discuss the characteristic of living organism. Okay, so the first characteristic is growth. Okay, so growth is the increase in mass or height of an organism. This occurs by cell division. So what is growth? Increase in the mass, size and height of any organism, that is considered as the growth, and growth takes place by the cell division. Okay, in unicellular organism growth and reproduction are synonyms. ठीक है. अब देखो क्योंकि हम बात करें कि जो ग्रोथ है ना, वो किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है. तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं है ना, उनमें ग्रोथ भी कैसे होती है, जैसे अगर हम अमीबा को कंसिडर कर लें. ठीक है. अगर हम अमीबा को कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो अमीबा बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है. बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करके क्या बना लेगा, दो नए ऑर्गेनिज्म, यानी कि दो नए अमीबा बना लेगा. ठीक है. तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें जो रिप्रोडक्शन है और ग्रोथ है वो क्या है, सिनोनिम्स, यानी कि सिमिलर टर्म्स है. ठीक है. नेक्स्ट, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर दी टू सेपरेट फिनोमेना. ठीक है. बट अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ग्रोथ अलग है और रिप्रोडक्शन अलग है. ठीक है. बट यूनिसेलुलर के अंदर ये क्या है, सिनोनिम्स है. ठीक है. अब देखो जो ग्रोथ है ना, वो दो टाइप्स की है, इंटरिंसिक एंड दी एक्सट्रिंसिक. ठीक है. जो इंटरिंसिक ग्रोथ है वो क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो ड्यू टू द एडिशन फ्रॉम द इनसाइड. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, अंदर से, है ना. सेल डिवीजन अंदर हो रहा है, सेल का इंक्रीज, मतलब सेल नंबर का इंक्रीज बॉडी के अंदर हो रहा है. ठीक है. तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, इंटरिंसिक ग्रोथ, यानी कि जो कहाँ हो रही है, बॉडी के अंदर हो रही है. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. ठीक है. एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कौन शो करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. द एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर ऑन द सरफेस. ठीक है. अब देखो जो माउंटेन्स है ना, अब स्नोफॉल हो रहा है तो जो स्नो है वो माउंटेन्स के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएगी. ठीक है. जो स्नो है वो माउंटेन्स के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएगी. क्या माउंटेन्स के अंदर से कुछ इंक्रीज हो रहा है, नहीं, जो स्नो है वो ऊपर आके डिपॉजिट हो रही है. ठीक है. तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. ठीक है. इंटरिंसिक ग्रोथ कौन सी है, जो अंदर से हो रही है ना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रही है. और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कौन शो करेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो एक्यूमुलेशन है वो कहाँ हो रहा है, सरफेस के ऊपर, जैसे कि माउंटेन की सरफेस के ऊपर स्नो का डिपोजिशन. ठीक है. हम बात करते हैं सैंड ड्यून्स की. ठीक है. तो जब हवा चलती है, ठीक है, देखो जब हवा चलती है तब क्या होगा, इस सैंड ड्यून से मिट्टी उड़ के कहाँ चली जाएगी, इस सैंड ड्यून पे उड़ के चली जाएगी. तो इस वाले सैंड ड्यून पे डिपोजिशन हो गया ना, यानी कि सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेशन हो गया. तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट, जो इंटरिंसिक ग्रोथ है ना, वो दो टाइप्स की है, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट. ठीक है. तो देखो इनडेफिनाइट ग्रोथ क्या है, प्लांट्स कैन ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम. अब जो प्लांट्स है ना, वो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम क्या करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं. ठीक है. उनमें ग्रोथ हमेशा चलती रहती है.
thus the word indefinite is used for plants, ठीक है। तो जो indefinite growth है वो किसकी है, plants की, क्योंकि वो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनाइट ग्रोथ, ठीक है। एनिमल्स ग्रो अप टू अ सर्टेन एज, इन द लेटर ईयर देयर इज ओनली रिप्लेसमेंट एंड द रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट सेल, ठीक है। अब देखो जो एनिमल्स है ना, जैसे कि हम अगर हम अपना यानी कि ह्यूमंस का ही एग्जांपल ले लें, तो देखो एक सर्टेन एज तक क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होगी, उसके बाद में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी डैमेज है या फिर वॉर्न आउट सेल से उनका क्या होगा, सिर्फ रिप्लेसमेंट, यानी कि उनको हम क्या कर देंगे, नई सेल से रिप्लेस कर देंगे। सेल के नंबर में और इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो सिर्फ खराब हुई हुई सेल्स है उनको हम नई सेल से रिप्लेस कर देंगे और नई सेल्स ऐड नहीं होगी। तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, डेफिनाइट ग्रोथ, ठीक है। तो जो एनिमल्स है वो डेफिनाइट ग्रोथ शो करते हैं और जो प्लांट्स है वो कैसी ग्रोथ शो करते हैं, इनडेफिनाइट ग्रोथ शो करते हैं। क्लियर है। अब देखो हम दो टर्म्स की बात करते हैं, एक है डिफाइनिंग फीचर, ठीक है, और एक है फंडामेंटल फीचर, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है डिफाइनिंग फीचर और फंडामेंटल फीचर में, ठीक है। देखो डिफाइनिंग फीचर वो होगा जो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा, लिविंग बींग्स में, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में डिफाइनिंग फीचर नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा फीचर जो लिविंग में प्रेजेंट होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, जिसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं होगा, तो वो क्या होगा, डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। फंडामेंटल फीचर क्या होगा, लिविंग में तो प्रेजेंट है ही है, पर साथ ही साथ किस में प्रेजेंट है, नॉन लिविंग थिंग्स भी शो करते हैं वो कैरेक्टर, तो ऐसा फीचर कौन सा हो जाएगा, फंडामेंटल फीचर, ठीक है। मतलब लिविंग में तो है ही है और साथ ही साथ कौन शो करती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी शो करती है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ जो ग्रोथ है वो कैसा फीचर है, फंडामेंटल फीचर है या डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। अब देखो क्योंकि ग्रोथ अपन ने पढ़ा, जो एक्सटेंसिव ग्रोथ है वो नॉन लिविंग थिंग्स भी शो कर रही है, ठीक है। तो जो ग्रोथ है वो कैसा फीचर हो जाएगा, फंडामेंटल फीचर, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ शो कर रहे हैं, एनिमल शो कर रहे हैं, प्लांट शो कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी शो कर रहे हैं, बट साथ ही साथ में जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी क्या कर रहे हैं, ग्रोथ शो कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो ग्रोथ है वो कैसा फीचर हो जाएगा, फंडामेंटल फीचर, यानी कि लिविंग के साथ में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी शो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो प्लांट की जो इंडेफिनाइट ग्रोथ है उसका क्या एग्जांपल दे रखा है, द ग्रेट बनियान ट्री इन द एजीसी बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन इन द वेस्ट बंगाल इज 250 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और कितनी जगह में फैला हुआ है, 14,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतने एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या कंसिडर किया था, ग्रोथ। अब सेकंड क्या है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग बाय देयर पेरेंट्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय देयर पेरेंट्स, दिस इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है ना, यानी कि सारे ह्यूमंस के बच्चे हों ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, कुछ ऐसे भी कपल्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, तो ऐसा थोड़ी है कि अगर बच्चे नहीं हुए हैं तो वो मतलब उनकी डेथ हो जाएगी, नहीं। तो रिप्रोडक्शन किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, बट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, ठीक है। अब देखो पूरी स्पीशीज, जैसे पूरी ह्यूमन स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, ठीक है। अगर ऑफस्प्रिंग या ऑफस्प्रिंग होंगे ही नहीं, है ना, तो स्पीशीज आगे कैसे बढ़ेगी, ठीक है, फिर तो स्पीशीज खत्म ही हो जाएगी अगर ऑफस्प्रिंग नहीं होंगे तो, ठीक है। तो किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बट एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, उससे जायगोट बनता है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो सेम टू सेम कैसे होंगे, पेरेंट्स जैसे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग वेरीज जेनेटिकली फ्रॉम द पेरेंट्स। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से थोड़े से अलग होंगे, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल, यानी कि सिर्फ एक पेरेंट की नीड होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली बाई पेरेंटल, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में जनरली 2 पेरेंट्स प्रेजेंट, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कंपैरिजन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड कौन सा है, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो क्या होता है, फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। अब फंजाई क्या बनाती है, बहुत सारे ए सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। ये स्पोर्स बना लिए, अब ये स्पोर्स क्या है, हवा के साथ में कहीं पे भी जाके लैंड हो जाएंगे, कहीं पे भी जाके गिर जाएंगे, और जहाँ पे भी जाके गिरेंगे वहाँ पे क्या होएगा, एक नई फंजाई की ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। अब मिलियंस में एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, उनका विंड के थ्रू डिस्पर्सल होता है, जहाँ पे भी जाके स्पोर्स गिरेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगी, एक नई फंजाई की ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो दीज आर क्वाइट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर एंड डू नॉट डैमेज इजीली। अब जो स्पोर्स होते हैं वो कैसी स्ट्रक्चर्स है, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स है, यानी कि इन पे इन्वायरमेंटल फैक्टर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इन सब का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, स्पोर्स पर। नेक्स्ट कौन सा है, रीजनरेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रीजनरेट, ठीक है। अब हम मान लेते हैं ये क्या है, प्लेनेरिया, ठीक है। ये जो प्लेनेरिया है ना, ये बाय चांस, ठीक है, 3 पार्ट्स में कट हो गया है, ठीक है। तो हर एक जो पार्ट है ना, हर एक जो कटा हुआ पार्ट है वो क्या कर लेगा, एक नया प्लेनेरिया रीजनरेट कर लेगा, ठीक है। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बडिंग इन यीस्ट, ठीक है। बडिंग अपन को पता है क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है उससे क्या निकलेगी, एक आउटग्रोथ निकलेगी, ठीक है। फिर ये आउटग्रोथ जो है फिर मेच्योर होके और पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगी और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी, ये क्या है, बडिंग। एग्जाम्पल्स क्या है, यीस्ट एंड हाइड्रा, ठीक है। नेक्स्ट है बाइनरी फिजन इन दी बैक्टीरिया, ठीक है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द रिप्रोडक्शन इन दी प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ठीक है। अब अपन को पता है बाइनरी फिजन अपन ने अमीबा में अभी डिस्कस किया था, यानी कि ये वाला जो अमीबा है ना, क्या होगा, 2 नए यानी कि डिवीजन होगा और 2 नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना लेगा, है ना। तो ये क्या है, बाइनरी फिजन इन अमीबा, ठीक है। अमीबा 2 पार्ट्स में डिवाइड होएगा और मतलब सेल डिवीजन होएगा और 2 नए ऑर्गेनिज्म बना लेगा। कौन सा फिजन होएगा इसके अंदर, बाइनरी फिजन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया एंड दी अमीबा, तो ये क्या शो करते हैं, बाइनरी फिजन, ठीक है। ओके, सो हमने बात कर ली रिप्रोडक्शन की, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अपन को पता है, अपन ने ए सेक्सुअल और सेक्सुअल में कंपैरेटिव स्टडी कर ही ली थी। तो मुझे ये बताओ, अब जो रिप्रोडक्शन है कैसा फीचर है, फंडामेंटल फीचर है या फिर डिफाइनिंग फीचर है, कैसा फीचर है, फंडामेंटल फीचर है या डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा फीचर है, फंडामेंटल फीचर है, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम ये डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल फीचर इसलिए है क्योंकि जो सारे कपल्स है ना, वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाते। कुछ ऐसे भी तो कपल्स होते हैं इनफर्टाइल, है ना, जिनके लिए क्या है, आईवीएफ टेक्निक वगैरह है, तो वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि एक्सेप्शन आ गया ना। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कैसा फीचर हो जाएगा, फंडामेंटल फीचर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड कैरेक्टर है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ कोऑर्डिनेट मैनर टू सपोर्ट द लाइफ, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है इन सबको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये जो सारी मैकेनिज्म हो रही है इन सबको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अकर इन बोथ यूनिसेलुलर एंड दी मल्टीसेलुलर। अब जो मेटाबॉलिज्म है वो यूनिसेलुलर में भी होती है, यानी कि जो एक ही सेल है वो ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगी, है ना, और मल्टीसेलुलर में तो होती है, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट परफॉर्म मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो नहीं करते हैं। नॉन लिविंग, चेयर के अंदर डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो जो मेटाबॉलिज्म है वो 2 टाइप्स का है, ठीक है।
एक है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म, ठीक है। देखो कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन एंड द एनर्जी इज रिलीज, ठीक है। अब देखो कैटा से तुम समझो कट, ठीक है, कट यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहे हैं, ठीक है। जब हम बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे तो क्या होगी, साथ में एनर्जी रिलीज होगी। जब हम बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, कैटाबॉलिज्म। कैटा मीन्स कट, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कट करना, ब्रेक करना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ फूड ड्यूरिंग द डाइजेशन। डाइजेशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स में तोड़ेंगे, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ेंगे, है ना, फैट्स को किस में तोड़ेंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो हमने बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया और साथ में क्या हो गई, एनर्जी लिबरेट हो गई। तो ये क्या है, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो देखो एनाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के क्या कर लेंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी का यूज होता है, ठीक है। तो एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू कंबाइन द स्मॉलर मॉलिक्यूल टू यील्ड लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को एनर्जी का यूज करके हम कंबाइन कर लेंगे और कंबाइन करके क्या बना देंगे, हम एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अंदर रॉ मटेरियल्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनका यूज करके हम क्या बना लेते हैं, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, ठीक है। तो ये दोनों छोटे छोटे मॉलिक्यूल और इनसे अपन ने क्या कर लिया, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया। एनर्जी क्या कर रहे हैं हम, सनलाइट, लाइट एनर्जी का यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है वो एनर्जी का यूज करके क्या कर लेते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है, एनाबॉलिज्म, ठीक है। हो गया क्लियर, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ मेटाबॉलिज्म कैसा फीचर है, फंडामेंटल फीचर है या डिफाइनिंग फीचर है। देखो अभी अपन ने डिस्कस, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं। क्या ऐसा कोई लिविंग बीइंग हो सकता है जो मेटाबॉलिज्म शो ना करे, ठीक है। कैसे पॉसिबल है, मेटाबॉलिज्म के बिना तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिज्म है ये कैसा हो जाएगा, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ग्रोथ कैसा था, फंडामेंटल फीचर, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी शो कर रहे थे। रिप्रोडक्शन कैसा था, फंडामेंटल फीचर, क्योंकि उसमें कुछ एक्सेप्शंस थे, जो इनफर्टाइल कपल्स है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। मेटाबॉलिज्म है ये कैसा है, डिफाइनिंग फीचर, है ना, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, सब मेटाबॉलिज्म शो कर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसको देख लीजिए, ओके। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा। तो मेटाबॉलिज्म कैसी फीचर है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ओके। हाँ, अब देखो ऑल लिविंग बींग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, जैसा कि अपन ने अभी बात की थी, जैसे कि इनफर्टाइल कपल हो गए, है ना, इनफर्टाइल कपल क्या है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है वर्कर बीज, ठीक है। अब देखो जो हनी बीज होती है उनके अंदर कास्ट होती है ना, उनके अंदर कास्ट है, ठीक है। जैसे कि क्वीन बी हो गई, वर्कर बी हो गई, ड्रोन्स हो गए, ठीक है। तो देखो जो वर्कर बी है, अमॉन्गेस्ट अ स्वार्म ऑफ बीज द वर्कर बीज इज द स्टेराइल व्हाइल द क्वीन बी इज फर्टाइल। जो वर्कर बीज होती है वो क्या होती है, स्टेराइल, यानी कि वो रिप्रोड्यूस करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्वीन बी फर्टाइल होती है, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्शन हो गया। नेक्स्ट क्या है, म्यूल, क्रॉस बिटवीन द मेल डंकी एंड द फीमेल हॉर्स, ठीक है। जब हम मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का क्रॉस करवाएंगे तो उनसे एक हाइब्रिड बनेगा, वो क्या है, म्यूल। अब जो ये म्यूल है ना, ये क्या है, स्टेराइल, ठीक है। म्यूल कैसा है, स्टेराइल, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें क्या आ गए, एक्सेप्शन आ गए, है ना। तो ये क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, कैसी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब आर नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे हैं आईवीएफ की, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। क्या ये जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर अपने आप से बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब है, मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, बस ये टेस्ट ट्यूब है खाली, क्या इसके अंदर बेबी अपने आप से प्रोड्यूस हो जाएगा, नहीं, ठीक है।
तो देखो इसके अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, स्पर्म्स और ओवम डालना पड़ेगा, है ना। जब अपन स्पर्म और ओवम डालेंगे तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनेगा, ठीक है। तो जब अपन इसके अंदर स्पर्म और ओवम डालेंगे तब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। अगर अपन ने कुछ नहीं डाला तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। सो मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म आउटसाइड कैन बी रिफर्स टू एज लिविंग रिएक्शन बट नॉट लिविंग थिंग, ठीक है। तो देखो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ये रिएक्शन हो रही है ना, इसे अपन क्या बोलेंगे, लिविंग रिएक्शन बोलेंगे, इसे लिविंग थिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। देखो लिविंग थिंग जैसे कि अपन, है ना, अपने अंदर जो सारी रिएक्शंस है अपने आप से हो रही है, ठीक है। यानी कि ओवम का प्रोडक्शन अपने आप से हो रहा है, फर्टिलाइजेशन अपने आप से हो जाएगा, नेचुरली हो जाएगा, है ना। जब स्पर्म और ओवम मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन नेचुरली हो जाएगा, ठीक है। बट क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने आप से हो रहा है, ठीक है। अगर मैं टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ भी ना डालूं तो क्या खुद से हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, नहीं, मैं इसके अंदर स्पर्म और ओवम डालूंगी तब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो लिविंग थिंग क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इसके अंदर नेचुरली नहीं हो रहा है, जब स्पर्म और ओवम डालेंगे तब होगा फर्टिलाइजेशन, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, लिविंग रिएक्शन, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, क्या क्या डिस्कस कर लिया अपन ने, ग्रोथ डिस्कस कर लिया, और फिर अपन ने डिस्कस किया रिप्रोडक्शन, फिर अपन ने डिस्कस किया मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो कौन सा है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो सारे ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं, है ना। फिर ग्रुप ऑफ सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू, फिर टिश्यू से क्या बन जाएंगे, ऑर्गन्स, ऑर्गन से क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बना रहे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, है ना, बहुत सारे सिस्टम है। ये सारे सिस्टम मिलके क्या बना लेंगे, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये जो अरेंजमेंट है, यानी कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल एग्रीगेट टू फॉर्म टिश्यूज विच इन टर्न एग्रीगेट टू फॉर्म दी ऑर्गन्स, ठीक है। सेल जो है एग्रीगेट यानी कि इकट्ठे होकर क्या बना लेंगे, टिश्यूज, टिश्यूज क्या बना लेंगे, ऑर्गन, ठीक है। ईच सेल फर्दर कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑर्गेनल, जो एक सिंगल सेल है ना, उसके अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसके पास में ईआर होगा, है ना, उसके पास में गोल्जी होगा, ठीक है। अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट होगा, लाइसोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स होंगे, ठीक है। तो एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल, ठीक है। ऑर्गेनल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल, जो सारे ऑर्गेनल्स है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में क्या करते हैं, काम करते हैं, ताकि जो सेल है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके, ठीक है। इट इज़ अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस. Each organelle may be involved in the individual function. The function performed by a cell are a result of cumulative activities of all the organism, है ना। जैसे कि जो एक सेल ऑर्गेनेल्स, जो एक सेल है ना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि जो ऑर्गेनेल है वो इंडिविजुअली फंक्शन परफॉर्म कर रही हो, ठीक है, बट अल्टीमेटली जो सेल का काम है, ठीक है, अल्टीमेटली जो सेल का काम है, ठीक है, वो क्या है, सारे ऑर्गेनेल्स का क्यूमुलेटिव, है ना, सारे ऑर्गेनल्स का इकट्ठा करके जो फंक्शन है वो क्या कर रही है, सेल परफॉर्म कर रही है, ठीक है। Thus the cellular organization is the defining property of living organism. ठीक है, देखो सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो भले ही सिंगल सेल है, ठीक है, यूनिसेल्युलर है, एक सेल है, पर वो एक ही सेल क्या कर रही है, सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ठीक है। फिर टिश्यूज, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा कुछ ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। इस तरह से मतलब ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो जो सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो सबसे छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक सिंगल सेल तो होगी, ठीक है, और वो सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगी, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन तो शो करेंगे, ठीक है। इसलिए ये कैसा फीचर है, डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है, कॉन्शियसनेस, ठीक है। इट इज द स्टेट ऑफ अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है।
एक्सटर्नल स्टिमुलस, जैसे अगर मैंने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया तो मैं जल्दी से अपना हाथ रिमूव कर लूँगी, ये क्या हो गया मेरा रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है। या फिर मैं अपने सराउंडिंग से रिलेटेड मैं क्या हूँ, अवेयर हूँ, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, जो हमारे सेंस ऑर्गन है, और फोटो पीरियड, ठीक है। अब देखो जो प्लांट्स होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है, फोटो। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो डे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि वो दिन में फ्लावर्स, मतलब उन पे दिन में फ्लावर्स आते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो नाइट वाले प्लांट्स होते हैं, यानी कि जिनमें रात को फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फोटो पीरियड, ठीक है। मतलब जिनमें दिन में फ्लावर्स आ रहे हैं उनको लाइट की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए उनमें दिन में फ्लावर्स आएंगे। अब जिनमें रात को फ्लावर्स आ रहे हैं उनको इतनी लाइट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो फ्लावर्स कब शो करेंगे, रात को, ठीक है। तो ये है फोटो पीरियड, ठीक है। ऑल सेल प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, सब क्या करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑफ माइमोसा प्यूडिका अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस ऑफ टच, ठीक है। माइमोसा प्यूडिका यानी कि छुई मुई, ठीक है, छुई मुई। तो जो ये छुई मुई का प्लांट है ना, जब अपन इसको टच करेंगे तो देखो इसकी जो लीव्स है ना, ये ऐसे फोल्ड हो गई है, बंद हो गई है, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो हम टच कर रहे हैं, है ना, हमारा जो टच है वो इसके लिए क्या हो गया, स्टिमुलस। तो इसने वापस क्या किया, स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया और लीव्स कैसी हो गई, फोल्ड हो गई, ठीक है। तो प्लांट्स भी क्या शो कर रहे हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है। कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कॉन्शियसनेस है वो कैसी प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ह्यूमन बींग्स इन द कोमा हैव नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन है ना। जैसे कि मैं कैसी लग रही हूँ आज, तो मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है, आज मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है। ये सब क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। कोई डॉग है या फिर कैट है, उसे कोई मतलब नहीं है उसके बाल कैसे लग रहे हैं, उसका लुक कैसा है, उसके, है ना, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी होती है ये किस में होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो ह्यूमन बीइंग जो कोमा में है उसके अंदर कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, दे आर सपोर्टेड बाय द मशीन्स, ठीक है, मशीन्स के सहारे उसकी ज़िंदगी चल रही है। सम कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ, ठीक है। अब कुछ जो है वो कोमा से ठीक होकर नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे और कुछ जो है वो ठीक नहीं हो पाते, यानी कि कोमा में ही रहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट इन सच केसेस, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में डिफाइन करना मुश्किल है कि वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, या फिर डेड है, यानी कि द पेशेंट इन कोमा इज लिविंग और नॉन लिविंग और डेड, इसे डिफाइन करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। कॉन्शियसनेस इतना वास्ट टॉपिक है कि इस पे अभी भी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, रिसर्चेस चल रही है, ठीक है। सो इसे डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो देखो अपन ने कौन कौन सी पढ़ी है, अपन ने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ग्रोथ, फिर अपन ने क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या किया था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद में क्या किया है अपन ने, कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो देखो जो ग्रोथ है कैसा फीचर था, ग्रोथ था फंडामेंटल फीचर, क्योंकि लिविंग के साथ में नॉन लिविंग भी शो कर रहे थे। नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन भी कैसा था, फंडामेंटल फीचर, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे रिप्रोडक्शन तो शो कर रहे हैं और नॉन लिविंग नहीं करेंगे, बट कुछ एक्सेप्शंस थे, कुछ लिविंग होते हुए भी रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहे थे, इसलिए फंडामेंटल फीचर है। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कैसा है, डिफाइनिंग फीचर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, डिफाइनिंग फीचर। कॉन्शियसनेस कैसा है, डिफाइनिंग फीचर, है ना, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में होगा। क्लियर है, ओके। तो ये हमने कर लिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, है ना, इन अ ऑर्गेनिज्म टू बी लिविंग, ठीक है, ओके। प्लांट रिस्पॉन्ड टू pollutants, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म एंड ऑल ऑफ दीज। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द डैश दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं वो, एसेक्सुअल स्पोर्स, बर्ड्स, मल्टीन्यूक्लिएटेड माइसीलियम या फिर फ्रेगमेंटेड पार्ट्स।
ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ए सेक्शुअल स्पोर्स, अपन ने पढ़ा था मिलियंस ऑफ स्पोर्स बनाते हैं, स्पोर्स जहाँ पे जाके लैंड होंगे वहां पे एक नई फंजाई उग जाएगी, ठीक है। तो ए सेक्शुअल स्पोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म, डिफाइनिंग फीचर कौन सा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है ना, ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ग्रोथ कैसा फीचर है, फंडामेंटल फीचर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल सेल डिवीजन अकर इन द टिश्यू ऑफ एनिमल, बिल्कुल सही है। जो लॉस्ट सेल्स है उनको वापस रिप्लेस करने के लिए क्या होता है, सेल डिवीजन, ताकि उनकी जगह पे नई सेल्स आ जाए, ठीक है। इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, बिल्कुल, नंबर और मास दोनों में इंक्रीज होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ग्रोथ कंसिडर करेंगे। ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कैसा है, इनकरेक्ट है, ग्रोथ कैसा है, डिफाइनिंग नहीं है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। लास्ट पढ़ लेते हैं, फंजाई एंड फिलामेंटस एल्गी मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल, कैसे डिवाइड करते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, ग्रोथ इज द डिफाइनिंग, डिफाइनिंग नहीं है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ओके। तो स्टूडेंट्स, हमने आज है ना इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया, दैट इज व्हाट इज लिविंग, है ना, और व्हाट शुड बी द कैरेक्टर्स टू मेक समथिंग लिविंग, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।